सदियों पुराने भारतवर्ष के मानचित्र पर विंध्य की पहाड़ियों और पुण्यसलिला सरस्वती के मध्य अवंती क्षेत्र नामक एक राज्य अपनी पूरी भव्यता के साथ स्थित था। ये केवल भूमि का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक जीवंत सभ्यता थी जिसकी जड़ें इतिहास और संस्कृति में गहरी थी। राज्य का नाम ही उसके निवासियों में गौरव का संचार करता था। सरस्वती नदी, जिसे यहां ज्ञानदायिनी भी कहा जाता था, राज्य के हृदय से होकर बहती अपने साथ केवल जल ही नहीं बल्कि समृद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद भी लाती थी। इस नदी के दोनों ओर मीलों तक फैले उपजाऊ मैदान थे जो द्वाब कहलाते थे। यहां की काली मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि किसान जो भी बीज बोते, धरती उसका 100 गुना करके लौटाती। सुनहरे गेहूं के खेत हवा में ऐसे लहराते मानो सोने का सागर हो। गन्ने के खेतों में मिठास भरी होती और कपास के सफेद फूलों से ढके खेत ऐसे लगते मानो धरती पर बादल उतर आए हों। राज्य के बाग बगीचे आम, अमरूद और अनार जैसे रसीले फलों से लदे रहते थे, जिनकी सुगंध राजधानी की गलियों तक पहुंच जाती थी। अवंती क्षेत्र की राजधानी इंद्रावती वैभव और कला का अद्भुत संगम थी। शहर के चारों ओर एक विशाल चौड़ा परकोटा था, जिस पर बने बुर्जों से सैनिक दिन रात राज्य की सीमाओं पर नजर रखते थे। इंद्रावती में प्रवेश करने के लिए 4 विशाल द्वार थे। पूर्व में सूर्य द्वार, पश्चिम में चंद्रद्वार, उत्तर में गिरिद्वार और दक्षिण में सागर द्वार। शहर की सड़कें चौड़ी और पत्थर की बनी थी, जिनके दोनों ओर छायादार वृक्षों की कतारें थी। दिन में घोड़ा गाड़ियां और रथों की घरघराहट और शाम को मशालों की रोशनी में टहलते नागरिकों की चहल पहल शहर को जीवंत बनाए रखती थी। इंद्रावती के मध्य में स्थित राजप्रासाद अंबर महल के नाम से विख्यात था। सफेद संगमरमर से बना ये महल सूरज की रोशनी में चमकता और चांदनी रात में दूधिया प्रतीत होता। महल के शिखर आकाश को छूते हुए लगते थे, जिन पर लगी स्वर्ण कलशें दूर से ही दिखाई देती थी। महल के भीतर के कक्षों में दीवारों पर अवंती क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते चित्र बने थे और छतों पर सोने और कीमती पत्थरों की महीन कारीगरी थी। किंतु अवंती क्षेत्र की असली संपत्ति उसके लोग थे। यहां के कारीगरों के हाथ में जादू था। वे लकड़ी, पत्थर और धातु को ऐसे तराशते कि बेजान वस्तुएं भी बोलती हुई प्रतीत होती। यहां के बुनकरों द्वारा बनाया गया रेशम और मलमल इतना महीन होता था कि उसे बहती हवा कहा जाता था और दूर दूर के देशों में उसकी मांग थी। राज्य में कई गुरुकुल थे जहां देश के कोने कोने से छात्र वेद, वेदांत, ज्योतिष, गणित और शस्त्र विद्या की शिक्षा लेने आते थे। प्रजा सुखी थी, कर का बोझ न्यूनतम था और न्याय सुलभ था। यह सब संभव हुआ था एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा के कारण। अवंती क्षेत्र के सिंहासन पर महाराजाधिराज विक्रमादित्य विराजते थे। उनका नाम उनके व्यक्तित्व का दर्पण था। विक्रम अर्थात शौर्य और आदित्य अर्थात सूर्य के समान तेज। वे मध्यायु के थे। उनका चेहरा अनुभवी और शांत था और उनकी आंखों में एक गहरी समझदारी झलकती थी। वो जितने कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे, उतने ही बड़े ज्ञानी और कला प्रेमी भी थे। उनके शासनकाल में अवंती क्षेत्र ने शांति और समृद्धि का स्वर्ण युग देखा था। महाराजा विक्रमादित्य का न्याय अद्वितीय था। उनके दरबार में अमीर गरीब, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं था। वे अक्सर भेष बदलकर राज्य का भ्रमण करते ताकि प्रजा की असली स्थिति जान सकें और किसी भी अधिकारी द्वारा किए जा रहे अन्याय को पकड़ सकें। उनकी प्रजा उन्हें केवल राजा नहीं बल्कि पिता तुल्य मानती थी। उनकी सहधर्मिणी महारानी वसुंधरा अपने नाम के अनुरूप ही धैर्य, करुणा और सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। उनकी सौम्यता और मधुर वाणी किसी के भी हृदय को पिघला सकती थी। वे राजकार्यों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करती थी, लेकिन उनकी सलाह महाराजा के लिए हमेशा महत्वपूर्ण होती थी। महारानी कला
और संगीत की बड़ी संरक्षिका थी, और उन्होंने ही राजधानी में एक विशाल कलाविथिका और संगीतशाला की स्थापना करवाई थी। राजा और रानी का दाम्पत्य जीवन एक आदर्श था। उनमें गहरा प्रेम और सम्मान था। प्रजा अपने राजा और रानी की जोड़ी को देखकर ईश्वर को धन्यवाद देती थी। किंतु इस सुख और समृद्धि के महासागर में चिंता का एक गहरा और खारा द्वीप भी था, जो दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा था। यह द्वीप था उनका इकलौता पुत्र राजकुमार विक्रमसेन। राजकुमार विक्रमसेन का जन्म राजा और रानी की अनगिनत प्रार्थनाओं और मन्नतों के बाद हुआ था। वो अवंती क्षेत्र का एकमात्र उत्तराधिकारी था, इसलिए उसका पालन पोषण असाधारण लाड़ प्यार और ऐश्वर्य में हुआ। उसे कभी न शब्द सुनने को नहीं मिला। जो वस्तु उसने चाही, वो पलक झपकते ही उसके सामने होती थी। उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं को नियुक्त किया गया। विक्रमसेन असाधारण रूप से मेधावी था। उसने अल्पायु में ही वेदों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। वो राजनीति और अर्थशास्त्र में पारंगत था। शस्त्र विद्या में उसका कोई सानी नहीं था। तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी में वो अपने गुरुओं को भी मात दे देता था। वो सुंदर था, उसका शरीर गठा हुआ था और उसकी वाणी में एक स्वाभाविक अधिकार था। किंतु ज्ञान और कौशल के साथ जो विनम्रता और विवेक आना चाहिए, विक्रमसेन उससे कोसों दूर था। बचपन से ही उसे अपने आसपास के लोगों से यही सुनने को मिला, आप राजकुमार हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप अद्वितीय हैं। यह प्रशंसा धीरे धीरे उसके स्वभाव का हिस्सा बन गई और फिर अहंकार के एक मजबूत कवच में बदल गई। वो स्वयं को ईश्वर का विशेष अंश मानने लगा था। वो साधारण प्रजा को धूल के कण के समान तुच्छ समझता था। यदि कोई सेवक भूलवश उसके सामने आ जाता तो वो उसे घृणा से देखता। वो अपने से कमतर किसी से भी बात करना अपनी शान के खिलाफ समझता था। उसका व्यवहार अपने सहपाठियों, यहां तक कि अपने गुरुओं के प्रति भी अक्सर रूखा और अपमानजनक होता था। वो ज्ञान का सम्मान करता था, लेकिन ज्ञानी का नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो स्वयं सबसे बड़ा ज्ञानी है। महाराजा विक्रमादित्य अपने पुत्र के इस स्वभाव से अत्यधिक चिंतित थे। उन्होंने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उसे कहानियों के माध्यम से, अपने स्वयं के उदाहरण से और कभी कभी कठोर शब्दों से भी विनम्रता का महत्व सिखाने की कोशिश की। लेकिन हर बार महारानी वसुंधरा अपने पुत्र के बचाव में आ जाती। उनका तर्क होता, महाराज, वो अभी बालक है। वो इस विशाल राज्य का भावी सम्राट है। यदि उसमें अभी से तेज और अधिकार नहीं होगा तो वो शासन कैसे करेगा? ये उसका आत्मविश्वास है, अहंकार नहीं। रानी के मातृत्व स्नेह ने उनके विवेक पर पर्दा डाल दिया था, और इसी पर्दे के पीछे राजकुमार का अहंकार एक विषबेल की तरह बढ़ता और फलता फूलता रहा। राजधानी इंद्रावती की चकाचौंध से लगभग 20 कोस दूर सरस्वती नदी के किनारे देवगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध गांव बसा था। इस गांव का नाम इसलिए देवगढ़ पड़ा था क्योंकि यहां के लोग अपनी धरती को मां और अपने कर्म को देवता मानते थे। यहां की हवा में मिट्टी की सौंधी सुगंध और मेहनत का पसीना घुला हुआ था। गांव के घर मिट्टी और लकड़ी के बने थे, लेकिन साफ सुथरे और करीने से सजे हुए थे। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां होती थी। इस गांव के जमींदार थे चौधरी सूरजभान सिंह। वे केवल नाम के जमींदार नहीं थे, बल्कि गांव के संरक्षक और मुखिया थे। वे सरकार और गांव के बीच की कड़ी थे, लेकिन उनका हृदय गांव वालों के साथ धड़कता था। वे विशाल कदकाठी के, रौबदार मूंछों वाले और गहरी, ईमानदार आंखों वाले व्यक्ति थे। उनकी एक आवाज पर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। उनका न्याय गांव की पंचायत में सर्वोपरि माना जाता था। वे जितने कठोर प्रशासक थे, उतने ही दयालु इंसान भी थे। गांव में किसी के घर विवाह हो या कोई विपत्ति आए
चौधरी सूरजभान सबसे पहले पहुंचते थे। चौधरी सूरजभान की एक ही संतान थी, उनकी पुत्री भावना। भावना, जैसा कि उसका नाम था, संवेदनाओं से भरी थी। लेकिन ये संवेदनाएं कोमलता तक सीमित नहीं थी। वो आग का एक गोला थी, जिसमें सौंदर्य और स्वाभिमान की लपटें एक साथ उठती थी। उसका रंग गेहुआ था, जो धूप में मेहनत करने से और भी निखर गया था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें किसी हिरणी की तरह चंचल थी, लेकिन जब वो किसी को घूरती तो उनमें एक ऐसी तीक्ष्णता आ जाती जो किसी भी व्यक्ति के आत्मविश्वास को डिगा सकती थी। उसके लंबे घने काले बाल अक्सर एक साधारण चोटी में गूंथे रहते, लेकिन जब वो उन्हें खुला छोड़ देती तो वे उसकी कमर तक लहराते। वो जमींदार की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसे भी लाड़ प्यार मिला था, लेकिन उसका लाड़ प्यार राजकुमार के लाड़ प्यार से भिन्न था। उसे सिखाया गया था कि वो जमीन से जुड़ी रहे। उसने अपनी मां से घर गृहस्थी का हर काम सीखा था, रसोई में स्वादिष्ट भोजन बनाने से लेकर घर के हिसाब किताब तक। उसने अपने पिता से खेतों का काम सीखा था। वो जानती थी कि बीज कब बोना है, फसल कब काटनी है और मवेशियों की देखभाल कैसे करनी है। उसने गांव के पंडित से अक्षर ज्ञान भी प्राप्त किया था, और वो रामायण और महाभारत की कथाएं बड़े चाव से सुनती थी। उसमें एक स्वाभाविक स्वाभिमान था, जो उसकी परवरिश और उसकी मिट्टी से उपजा था। वो साहसी थी, निडर थी, और अन्याय के सामने झुकना उसने सीखा ही नहीं था। वो अपने गांव, अपनी परंपराओं और अपने लोगों से अगाध प्रेम करती थी। उसकी सहेलियां उसे छेड़ती थी, भावना, तेरा गुस्सा तो तेरी नाक पर रहता है। तो वो हंसकर जवाब देती, गुस्सा नहीं, ये मेरे गांव की मिट्टी का स्वाभिमान है, जो किसी शहरी बाबू के जूतों के नीचे रौंदा नहीं जा सकता। एक सुनहरी सुबह राजकुमार विक्रमसेन ने अपने राज्य का भ्रमण करने का निश्चय किया। ये उसके पिता का आदेश था, जो चाहते थे कि वह राजकाज को समझे और प्रजा के जीवन को करीब से देखे। राजकुमार ने इसे एक बोझिल कर्तव्य के रूप में लिया। वो अपने सबसे करीबी मित्र मंत्रिपुत्र विलास और कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ अपने भव्य रथ और घोड़ों पर सवार होकर निकला। शहरों और कस्बों से गुजरते हुए, जहां लोग उसके स्वागत में पलके बिछाए खड़े थे, वो गर्व से फूलता हुआ आगे बढ़ता रहा। उसे लोगों का ये सम्मान स्वाभाविक लगता था। कुछ दिनों की यात्रा के बाद उसका काफिला देवगर गांव की सीमा पर पहुंचा। गांव का सरल, मिट्टी से सना और प्राकृतिक वातावरण उसे अत्यंत उबाऊ और पिछड़ा हुआ लगा। चारों ओर हरियाली, खेतों में काम करते किसान और साधारण कच्चे घर देखकर उसकी नाक भौं चढ़ गई। क्या यही है मेरे राज्य का तथाकथित हृदय? ये तो बस धूल, मिट्टी और गोबर का ढेर है, उसने घृणा से विलास से कहा। तभी उसकी दृष्टि गांव के बाहर एक विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी, जिसके नीचे कुछ लड़कियां झुंड बनाकर खेल रही थी। वे कंगन और छोटी छोटी कौड़ियों से खेल रही थी, खिलखिलाकर हंस रही थी और कोई लोकगीत गुनगुना रही थी। उनकी हंसी में एक ऐसी सहजता और उन्मुक्तता थी जो राजकुमार ने अपने महल की बनावटी दुनिया में कभी नहीं देखी थी। उनमें से एक लड़की ने उसका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। उसके काले घने बाल हवा में लहरा रहे थे, उसकी हंसी किसी झरने की तरह खनकदार थी और उसके हाव भाव में एक अद्भुत ऊर्जा थी। वो भावना थी। राजकुमार का पुरुषोचित अहंकार और राजसी घमंड एक साथ जाग उठा। एक साधारण ग्रामीण लड़की, जिसके तन पर साधारण सूती वस्त्र है, वो इतनी निश्चिंत और प्रसन्न कैसे हो सकती है? मेरे आगमन से भी ये लड़कियां भयभीत क्यों नहीं हुई? ये विचार उसे असहनीय लगा। उसे अपनी उपस्थिति का एहसास कराने और इन गंवार लड़कियों पर अपना रौब जमाने की तीव्र इच्छा हुई। उसने अपना घोड़ा उस समूह की ओर बढ़ाया और उनके ठीक पास जाकर रोक लिया। उसकी भारी, अधिकारपूर्ण और रूखी आवाज गूंजी, ए लड़कियों, रुको ये खेलतमाशा। उसकी अचानक उपस्थिति और कठोर आवाज से सारी लड़कियां डर गई।
उनकी हंसी एक पल में गायब हो गई। वे सहम कर खड़ी हो गई और डर से सिर झुका लिया। लेकिन भावना, जो उस समय अपनी सहेली राधा को पकड़ने के लिए दौड़ रही थी, अचानक रुक गई। उसने घूम कर देखा। उसकी आंखों में भय नहीं, बल्कि आश्चर्य और हल्की नाराजगी का भाव था कि किसी ने उनके खेल में इस तरह विघ्न डाला। राजकुमार घोड़े पर बैठे बैठे ऊपर से नीचे तक भावना को घूर रहा था। उसने घमंड से अपनी ठोड़ी ऊंची की और एक पहेली के रूप में व्यंग्य किया, बताओ, इस धूल मिट्टी से सने पिछड़े हुए स्थान का नाम क्या है, जहां सिवाय लहलहाती फसलों और गोबर लीपते मवेशियों के कुछ भी दर्शनीय नहीं है। उसका लहजा और उसके शब्द सीधे सीधे उस गांव और वहां के जीवन का अपमान कर रहे थे। बाकी लड़कियां डर के मारे कांप रही थी, लेकिन भावना का चेहरा अपमान से सुर्ख हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में अब चुनौती की ज्वाला धधक रही थी। उसने राजकुमार की आंखों में सीधे देखते हुए उसी की शैली में एक पहेली में ही उत्तर दिया, हे अजनबी, जिस स्थान पर धरती अपने गर्भ से सोना उगलती है, जहां के निवासियों के पसीने की बूंदों से तुम्हारे जैसे लोगों के महलों की नींव भरी जाती है, और जिस भूमि पर स्वयं देवताओं का वास है, उस देवगढ़ को पहचानने के लिए आंखों में दृष्टि चाहिए, अहंकार की चर्बी नहीं। ये एक सीधा प्रहार था। उत्तर सुनकर राजकुमार का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। एक साधारण ग्रामीण लड़की, जिसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी, उसने उसे ही आईना दिखा दिया था। उसका अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। वो गुस्से से लगभग चीखा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे इस तरह बात करोगी? क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? उसने अपनी छाती फुलाकर घोषणा की, मैं इस विशाल अवंती क्षेत्र का राजकुमार विक्रमसेन हूं, और मेरे पिता महाराजाधिराज विक्रमादित्य इस राज्य के शासक हैं। उसे पूरा विश्वास था कि यह सुनकर वो लड़की भय से कांपती हुई उसके पैरों में गिर पड़ेगी और क्षमा याचना करेगी। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। भावना ने अपनी ठोड़ी और ऊंची कर ली। उसकी आवाज में अब केवल स्वाभिमान नहीं, बल्कि एक चट्टानी दृढ़ता थी। वो बोली, तो क्या हुआ? पद किसी को अपमान करने का अधिकार नहीं देता, और यदि तुम अपने पिता के नाम पर घमंड कर रहे हो तो सुन लो, मैं भी इस देवगढ़ गांव के जमींदार चौधरी सूरजभान सिंह की इकलौती बेटी भावना हूं। ये धरती मेरी मां है और यहां के लोग मेरा परिवार। अब बहस एक व्यक्तिगत लड़ाई में बदल गई। तुम एक साधारण जमींदार की बेटी होकर इस राज्य के भावी सम्राट से जुबान लड़ा रही हो। राजकुमार ने दांत पीसते हुए कहा, मैं एक जमींदार की बेटी होने से पहले एक इंसान हूं, और आप राजकुमार होने से पहले एक इंसान हैं, और इंसानियत किसी का अपमान करने की इजाजत नहीं देती। भावना ने निडरता से जवाब दिया, आप हमारे गांव में अतिथि बनकर आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आप हमारे घर आकर हमारे ही परिवार का अपमान कर रहे हैं, और ये हमें कदापि स्वीकार नहीं। राजकुमार विक्रमसेन के लिए ये अनुभव किसी झटके से कम नहीं था। आज तक किसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती देने का साहस नहीं किया था, और ये एक गांव की लड़की उसे कर्म, पद और इंसानियत का पाठ पढ़ा रही थी। उसका मस्तिष्क सुन्न हो गया था। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। उसका सारा ज्ञान, सारा तर्क इस लड़की की सहज और सच्ची बातों के सामने बौना पड़ गया था। अपमान और क्रोध की आग में जलता हुआ वो एक क्षण और वहां नहीं रुका। उसने गुस्से में अपने घोड़े की लगाम खींची और उसे वापस राजधानी की ओर मोड़ दिया। वो तूफान की तरह वहां से चला गया, लेकिन उसके कानों में भावना के शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। पद से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, कर्मों से होता है। ये वाक्य उसके अहंकार के किले पर पहला प्रहार था। महल लौटकर भी राजकुमार विक्रमसेन को शांति नहीं मिली। वो अपने भव्य कक्ष में बेचैनी से टहल रहा था। उसके सामने दुनिया के सबसे स्वादिष्ट व्यंजन रखे थे, लेकिन उसे भूख नहीं थी। दासियां उसकी सेवा में खड़ी थी,
लेकिन उसे हर किसी पर क्रोध आ रहा था। उसके मन और मस्तिष्क पर उस जाटनी की छवि और उसके तीखे अपमानजनक शब्द हावी थे। ये प्रेम या आकर्षण नहीं था, ये शुद्ध रूप से उसके अहां पर लगी एक गहरी चोट थी, एक ऐसी चोट जो उसे पहले कभी नहीं लगी थी। वह इस बात को पचा नहीं पा रहा था कि एक साधारण ग्रामीण लड़की ने उसे सार्वजनिक रूप से निरुत्तर कर दिया। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया था। वो बार बार उस दृश्य को अपने मन में दोहराता, भावना की निडर आंखें, उसकी चुनौती भरी आवाज और अंत में अपनी शर्मनाक वापसी। उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगा। वो अपने आप से बुदबुदाया। मैं उसे दिखा दूंगा कि एक राजकुमार और एक साधारण जमींदार की बेटी के बीच क्या अंतर होता है। मैं उसे उसके घमंड के लिए घुटनों पर ला दूंगा। उसने अपने मित्र विलास को बुलवाया। विलास एक चापलूस और अवसरवादी युवक था। वो जानता था कि राजकुमार की हां में हां मिलाने में ही उसका फायदा है। विलास, मैं उस लड़की को दंड देना चाहता हूं। बताओ, क्या किया जाए? राजकुमार ने पूछा। विलास ने कुछ सोचते हुए कहा, राजकुमार, यदि आपने सैनिकों को भेजकर उसे या उसके परिवार को दंड दिया तो बात महाराज तक पहुंच जाएगी। वे इसे अपनी शान के खिलाफ समझेंगे और प्रजा में भी विद्रोह की भावना पैदा हो सकती है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। स्पष्ट कहो विलास। राजकुमार अधीर हो उठा। मेरा मतलब है, विलास ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, हमें उसे बल से नहीं, बुद्धि से हराना होगा। हमें उसे उसी के मैदान में नहीं, बल्कि अपने मैदान में खींच कर लाना होगा। उसे महल की चकाचौंध और राजसी ज्ञान के सामने बौना साबित करना होगा। जब वो सार्वजनिक रूप से हारेगी तो उसका घमंड अपने आप टूट जाएगा। ये आपके अपमान का सबसे मीठा प्रतिशोध होगा। ये विचार राजकुमार को जंच गया। बल प्रयोग में वो आनंद नहीं था जो किसी को बौद्धिक और मानसिक रूप से कुचलने में था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। उसने विलास के साथ मिलकर एक विस्तृत योजना बनाई। एक ऐसी योजना जो एक प्रतियोगिता का रूप लेगी, लेकिन जिसका एकमात्र उद्देश्य भावना को अपमानित करना होगा। कुछ ही दिनों के भीतर पूरे अवंती क्षेत्र में ढिंढोरा पीटकर एक शाही घोषणा की गई। सुनो, सुनो, सुनो। महाराजाधिराज विक्रमादित्य की आज्ञा से और राजकुमार विक्रमसेन के संरक्षण में आगामी वसंत पूर्णिमा के दिन राजधानी इंद्रावती के राज प्रांगण में एक ज्ञान और कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में अवंती क्षेत्र की कोई भी अविवाहित कन्या भाग ले सकती है। प्रतियोगिता 3 चरणों में होगी: शस्त्रार्थ, व्यावहारिक ज्ञान और न्याय विवेक। जो भी कन्या तीनों चरणों में विजयी होगी उसे अवंती विदुषी, अवंती की सबसे गुणी कन्या की उपाधि और स्वर्ण मुद्राओं के 1000 थाल से सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि विजेता कन्या हर प्रकार से योग्य पाई गई तो उसे राजकुमार विक्रमसेन की पत्नी अर्थात अवंती क्षेत्र की भावी महारानी बनने का गौरव भी प्राप्त हो सकता है। यह घोषणा आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। विवाह का प्रस्ताव एक लालच था ताकि अधिक से अधिक लड़कियां भाग लें और भावना की हार और भी बड़ी दिखे। लेकिन जो लोग देवगढ़ की घटना के बारे में जानते थे वे समझ गए कि यह प्रतियोगिता नहीं बल्कि राजकुमार के अहंकार की लड़ाई का एक भव्य मंचन है। जब यह समाचार देवगढ़ पहुंचा तो गांव में हलचल मच गई। भावना के घर पर गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हो गए। एक बुजुर्ग ने चौधरी सूरजभान से कहा, चौधरी, ये एक जाल है। राजकुमार हमारी बेटी को अपमानित करना चाहता है, उसे वहां मत भेजो। लेकिन भावना, जो चुपचाप सब सुन रही थी, आगे आई। उसकी आंखों में भय नहीं, दृढ़ निश्चय था। उसने कहा, नहीं काका, यदि मैं आज डरकर पीछे हट गई तो ये केवल मेरी नहीं बल्कि पूरे देवगढ़ के स्वाभिमान की हार होगी। उसने मुझे चुनौती दी है और मैं एक जमींदार की बेटी हूं। चुनौती से भागना मैंने नहीं सीखा।
मैं जाऊंगी। ये अब केवल मेरी और राजकुमार की लड़ाई नहीं, ये गांव की मिट्टी के सम्मान और महल के घमंड की लड़ाई है। चौधरी सूरजभान ने अपनी बेटी की आंखों में वही आग देखी जो उनकी अपनी रगों में दौड़ती थी। उन्होंने गर्व से अपना सीना चौड़ा किया और कहा, मेरी बेटी सही कह रही है, वो जाएगी, और वो अकेले नहीं जाएगी। देवगढ़ का स्वाभिमान उसके साथ जाएगा। इस प्रकार एक भव्य प्रतियोगिता की नींव रखी गई, जिसका परिणाम अवंती क्षेत्र के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। प्रतियोगिता की तिथि निकट आ रही थी। भावना ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसकी तैयारी किसी गुरुकुल या पुस्तकालय में नहीं हो रही थी। वो सुबह जल्दी उठती, खेतों में जाती और काम करते हुए अपनी मां और गांव की अन्य अनुभवी महिलाओं से जीवन के व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा करती। शाम को वो अपने पिता के साथ बैठती, जो उसे जमींदारी के हिसाब किताब, गांव की समस्याओं और न्याय करने के तरीकों के बारे में बताते। उसका ज्ञान किताबों से नहीं, जीवन के अनुभवों से आ रहा था। नियत दिन पर भावना ने राजधानी के लिए प्रस्थान किया। चौधरी सूरजभान ने अपनी सबसे अच्छी बैलगाड़ी तैयार करवाई। भावना के साथ उसके पिता, उसकी मां और उसकी सबसे प्रिय सहेली राधा भी थी। गांव के लोगों ने उन्हें अश्रुपूरित विदाई दी। उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए चिंता और गर्व दोनों थे। ये यात्रा भावना के लिए एक आंखें खोलने वाला अनुभव था। जैसे जैसे वे राजधानी के निकट पहुंचते गए, परिदृश्य बदलने लगा। देवगढ़ की हरियाली और शांति के स्थान पर अब बड़े बड़े कस्बे और बाजार थे, जहां शोर और भीड़ थी। उसने देखा कि हर जगह समृद्धि एक समान नहीं थी। उसने भव्य हवेलियों के ठीक बगल में टूटी फूटी झोपड़ियां देखी। उसने मोटे ताजे सेठों को देखा जो गरीबों को दुत्कार रहे थे। उसने ऐसे किसान देखे जिनकी फसल अच्छी नहीं हुई थी और वे कर चुकाने के लिए चिंतित थे। ये वो अवंती क्षेत्र था जिसे राजकुमार ने कभी अपने रथ से नहीं देखा था। भावना के संवेदनशील मन पर इन दृश्यों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसे एहसास हुआ कि समस्या केवल राजकुमार के अहंकार की नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की भी है जो उसे इस यथार्थ से दूर रखती है। जब उनका काफिला इंद्रावती के विशाल सूर्यद्वार से अंदर प्रविष्ट हुआ, तो वे सभी राजधानी की भव्यता देखकर दंग रह गए। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, सजे धजे लोग और चारों ओर एक उत्सव का माहौल था। भावना ने अंबर महल को दूर से देखा और उसकी ऊंचाई उसे डराने की बजाय ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि इतनी ऊंचाई पर बैठकर क्या नीचे जमीन पर चलते लोग दिखाई भी देते होंगे। उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य प्रतिभागियों के साथ ठहरने की व्यवस्था की गई थी। वहां देश के कोने कोने से आई राजकुमारियां, सामंतों और मंत्रियों की पुत्रियां थी, जो महंगे वस्त्रों और आभूषणों से लदी हुई थी। वे सभी भावना को उसके साधारण सूती वस्त्रों में देखकर उपेक्षा और उपहास की दृष्टि से देख रही थी। वे आपस में कानाफूसी कर रही थी। देखो, ये है वो गंवार लड़की जो राजकुमार से भिड़ गई थी। भावना ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान उस भव्य मंच पर था, जहां कल उसका सामना उस घमंडी राजकुमार से होने वाला था।